तो हेडिंग डालो आप लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पाइथन किस टाइप का लैंग्वेज है, तो आपको ये बताना है पाइथन आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसको मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका यूज करके आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। तो एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साथ साथ इसका नोट्स बनाते चलना सब लोग। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? Yes. हो गया सबका? Yes, sir. गेट बंद कर देना। यहाँ तक हो गया बताऊं? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाइथन किस टाइप का लैंग्वेज है, तो आपको ये बताना है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसको मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाइथन का यूज करके आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशंस बना सकते हो। पाइथन में आपको हर टाइप के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए आपको अलग अलग लाइब्रेरी मिलेगी, और जब तक उस लाइब्रेरी पे आप स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक उससे रिलेटेड आप ऐप नहीं बना सकते। अगर आपको पाइथन का यूज करके अगर आपको गेम्स बनाना है तो पाई गेम नाम का आपको लाइब्रेरी मिलेगा। आ रही बात समझ में? अगर आपको पाइथन का यूज करके डेटा एनालिस्ट में जाना है तो उसके लिए आपको नम पाई, पांडाज, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड लाइब्रेरी मिलेगी। तो जब तक इन सब लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक जो है आप डेटा एनालिस्ट में नहीं जा सकते। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर्स मिलेगा, और इन लाइब्रेरी को जब आप यूज करोगे तो इसमें बने बनाए आपको फंक्शंस, मेथड्स, क्लासेस मिलेगा। तो इसमें हमें उतनी हार्ड लेवल वाली कोडिंग नहीं करनी होती। आ रही बात समझ में? तो अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ी होगी तो दो टाइप का लैंग्वेज आपने सुना होगा, एक सी लैंग्वेज और एक सी प्लस प्लस। सुना है सबने? तो इतना आपने सुना होगा कि जितने भी लैंग्वेज हैं सब सी लैंग्वेज से बना है। सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज बोला जाता है। तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने हैं सब किससे बना है? सी से बना है। यहाँ तक कि जो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो उसकी भी कोडिंग किस में है? सी में। आ रही बात समझ में?
तो अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर लर्न करते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने का दो अलग अलग आपको पैटर्न मिलेगा। ठीक है, एक आपको सी स्टाइल में जब आप कोडिंग करते हो तो इस कोडिंग को फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप सी प्लस प्लस स्टाइल में कोड लिखते हो तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है? यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने के आपको दो अलग अलग पैटर्न मिलेंगे। एक सी स्टाइल में अगर आप कोड लिखोगे तो उस पैटर्न को क्या बोलेंगे? फंक्शनल बेस। और अगर आप सी प्लस प्लस स्टाइल में कोड लिखोगे तो उस पैटर्न को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सी में हमें छोटे छोटे फंक्शंस बना के कोड लिखना होता है, और अगर आप सी प्लस प्लस स्टाइल में कोड अगर लिखोगे तो यहाँ पे हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के कोड लिखना होता है। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट्स नोट कर लेना कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम दो अलग अलग स्टाइल में कोडिंग कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में अगर आप कोड लिखोगे तो उसको फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, और सी प्लस प्लस स्टाइल में कोड अगर लिखोगे तो इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल बोलेंगे। और सी प्लस प्लस में आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के कोड लिखना होता है। आ रही बात समझ में? तो पाइथन ने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि पाइथन में मान लो आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज नहीं सुनी है, आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पाइथन में आप सी स्टाइल में सिंपल सा कोडिंग लिख के कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हो। और अगर आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे भी कोड लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? तो पाइथन ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि हम दोनों स्टाइल में कोड लिख सकते हैं। आई बात समझ में? जबकि जावा और डॉट नेट में ऐसा नहीं है। जावा और डॉट नेट में एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले का भी प्रोग्राम बनाना है तो उसमें आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाना मैंडेटरी है। बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाए एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले का भी प्रोग्राम आप जावा डॉट नेट में नहीं बना सकते। आ रही बात समझ में? तो जावा और डॉट नेट सीखने के लिए कंडीशन ये है कि आपको सी सी प्लस प्लस आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आ रही बात समझ में? लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में अगर आपको सी लैंग्वेज अगर आती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी आती है तो बिल्कुल बिगनर लेवल से आप स्टार्ट कर सकते। आ रही बात समझ में? तो पाइथन में हमें दोनों पैटर्न में कोडिंग करना सीखना है। तो स्टार्टिंग में तो पहले हम सी स्टाइल में कोड करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, और जब आपको सी स्टाइल में कोड प्रोजेक्ट बनाना आ जाएगा तो लास्ट में हम सी प्लस प्लस स्टाइल में भी कोड लिखेंगे। इतना क्लियर? तो पाइथन ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि हम दोनों स्टाइल में कोड लिख सकते हैं, सी स्टाइल में भी और सी प्लस प्लस में भी। सी प्लस प्लस स्टाइल में जब भी आप कोड लिखोगे तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाना मैंडेटरी है, और सी में आपको कोई भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता। सिंपल सा फंक्शंस बना के हम इजी लेवल पे कोड लिख सकते हैं। तो सी स्टाइल में अगर आप कोड लिखते हो तो वो कोड बहुत ही इजी होता है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? तो कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर लर्न करते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने के दो पैटर्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब सेकेंड वाला पैराग्राफ आप लोगों को क्लियर है कि पाइथन ने फ्लेक्सिबिलिटी दी रखी है कि पाइथन में आप दोनों स्टाइल में कोड लिख सकते हो। अब पाइथन आपका एक इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है। आ रही है बात समझ में? इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज का मतलब इसमें कोड जो है आपका लाइन बाय लाइन कंपाइल होगा। तो आप ब्रैकेट में लिख लेना, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब लाइन बाय लाइन कोड कंपाइल होगा। लाइन बाय लाइन कोड कंपाइल होगा इसमें। अब इंटरप्रेटर होता क्या है?
तो आप लोगों ने इतना तो सुना होगा कि सिस्टम केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, मशीन लैंग्वेज। सिस्टम ABCD 1 2 नहीं समझता है, केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, बाइनरी फॉर्म में, जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए। हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोड लिखते हैं तो वो हाई लेवल फॉर्म में होता है। अब जब तक उस हाई लेवल कोड को मशीन कोड में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक सिस्टम समझेगा कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो ऐसा करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर बनाया गया। और दो तरह का ट्रांसलेटर आपने नाम सुना होगा, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम दोनों का सेम होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में और मशीन को हाई लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। डिफरेंस बस ये होता है कि कंपाइलर होल प्रोग्राम को वन टाइम एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। तो आपका पाइथन में आपको इंटरप्रेटर मिलेगा और C++ में कंपाइलर होता था। आ रही बात समझ में? तो आपका जो है इंटरप्रेटर, गेट बंद कर दो। इंटरप्रेटर आपका कोड लाइन बाय लाइन क्या करता है, कंपाइल करता है। अब इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि पाइथन में जो इंटरप्रेटर होता है उसका नाम क्या होता है। तो अलग से नोट कर लेना, पाइथन इंटरप्रेटर नेम इज सी पाइथन। पाइथन के अंदर जो इंटरप्रेटर आपको मिलेगा, जो कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, उसका नाम क्या है, सी पाइथन। इसका नाम सी पाइथन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी पूरी कोडिंग सी लैंग्वेज में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपका जो पाइथन लैंग्वेज है वो किस किस लैंग्वेज से मिलके बना है। तो अलग से नोट कर लो, पाइथन लैंग्वेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सी, C++ एंड जावा। तो आपका जो पाइथन लैंग्वेज है वो तीन लैंग्वेज को कंबाइन करके बनाया गया है, C++ एंड जावा। यानी कि पाइथन के अंदर आपको इन तीनों लैंग्वेज के फीचर्स मिलेंगे। इसमें कोई डाउट किसी को? अब तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गया सबको? तो पाइथन आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आप दोनों स्टाइल में कोड लिख सकते हो, सी स्टाइल में भी और C++ स्टाइल में भी। गेट बंद करो। इसमें कोई डाउट है किसी को? पीछे सबको समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट होगा तो साथ साथ पूछ लेना, ठीक है? और प्रॉपर इसका नोट्स बनाते चलना। आप ये दोनों पॉइंट्स एक बार नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पाइथन को डायनेमिक टाइप लैंग्वेज भी बोला जाता है। एक बार नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ इसको डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं।
हो गया। सबसे ज्यादा आजकल पाइथन हर फील्ड में यूज हो रहा है। ठीक है, हो गया सबका। अब इसको डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, ध्यान से इसको समझना। तो ये सब चीजें इंटरव्यू में आपसे बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती हैं ना। अब कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे तो आपको 3 बेसिक डेटा टाइप्स मिलेगा। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे उसमें आपको 3 बेसिक डेटा टाइप मिलेगा। एक आपने इंटीजर सुना होगा, और इंटीजर का मतलब होता है एनी होल नंबर, नोट कर लेना। तो अगर आपने किसी भी वेरिएबल में अगर कोई भी होल नंबर स्टोर कर लिया तो इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा, इंटीजर। दूसरा डेटा टाइप आपने सुना होगा फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है एनी डेसिमल नंबर। तो अगर किसी वेरिएबल में अगर आपने कोई भी डेसिमल नंबर स्टोर कर लिया उसको फ्लोट बोलेंगे। और तीसरा डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का मतलब एनी कैरेक्टर। तो अगर आपने किसी भी वेरिएबल में कोई भी अगर आपने स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, और स्ट्रिंग जब भी देंगे ना सिंगल या डबल कोट में देना मैंडेटरी होता है। आ रही बात समझ में। अगर स्ट्रिंग को अगर आपने सिंगल या डबल कोट में नहीं दिया तो सिंटैक्स एरर आएगा। आ रही बात समझ में। अगर आपने किसी वेरिएबल में किसी नंबर को भी सिंगल या डबल कोट में ले लिया तो वो भी आपका स्ट्रिंग हो जाता है, अब ये नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप लर्न करोगे तो ये 3 बेसिक डेटा टाइप आपको मिलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं, सी या सी प्लस प्लस में, जावा में, जब भी आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था तो उससे पहले हमें डेटा टाइप लिखना होता था। अगर मैं ए से पहले अगर इंट नहीं लिखूंगा तो ए में मैं 10 स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर सी सी प्लस प्लस में किसी वेरिएबल में डेसिमल नंबर स्टोर करना होता था तो हमें फ्लोट लिखना होता था। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको लाइन के बाद सेमी कोलन लगाना होता था, टर्मिनेटर। ठीक है, तो लेकिन जब हम पाइथन में कोड करना सीखेंगे तो पाइथन ने बोला कि आपको कोई भी वेरिएबल में कोई भी आप वैल्यू स्टोर करो, कोई डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ए में 10 दिया तो अपने आप ए का टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर। आ रही बात समझ में। और यहाँ पे लास्ट में आपको सेमी कोलन भी नहीं लगाना। तो हर तरह से आपको पाइथन इजी मिलेगा। तो अगर आपने बी में 20.5 स्टोर कर दिया तो बी का टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। यानी कि पाइथन में जब भी हम वेरिएबल बनाना सीखेंगे तो इसमें आपको वेरिएबल नेम से पहले कोई डेटा टाइप नहीं देना होता। आ रही बात समझ में। तो अगर आपने 20.5 को सिंगल या डबल कोट के अंदर दे दिया तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो ऐसे लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले डेटा टाइप देना मैंडेटरी होता है, ऐसे लैंग्वेज को स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज बोला जाता है। आ रही बात समझ में।
तो इंटरव्यू में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज और लूजली टाइप लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। तो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या, कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आपको डेटा टाइप देना मैंडेटरी है। और ऐसे लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले कोई डेटा टाइप नहीं देना होता, उसको हम क्या बोलेंगे, लूजली टाइप लैंग्वेज। तो आपका पाइथन लूजली टाइप या इसी को डायनेमिक टाइप लैंग्वेज बोला जाता है। यहां तक बात सबको समझ में आया। तो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज और लूजली टाइप लैंग्वेज में डिफरेंस सबको क्लियर है, कोई डाउट? तो आपको सिंपल सा ये बताना है कि ऐसे लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले डेटा टाइप देना मैंडेटरी होता है उसको स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज बोलेंगे, और जिसमें नहीं देना होता है उसको क्या बोलेंगे, लूजली टाइप लैंग्वेज या इसको डायनेमिक टाइप लैंग्वेज बोलेंगे। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब एग्जाम्पल नोट कर लेना। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज में क्या क्या आता है, सी लैंग्वेज, C++, C# आता है, जावा। तो ये सारे हमारे स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज में आते हैं। आ रही बात समझ में? और लूजली टाइप लैंग्वेज में एग्जाम्पल में नोट कर लेना, आपका पाइथन आता है, PHP आता है, जावा स्क्रिप्ट आता है, R लैंग्वेज आता है। तो ये सारे जो लैंग्वेज हैं ये लूजली टाइप लैंग्वेज हैं। तो इन सब लैंग्वेज में जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो उसके पहले कोई डेटा टाइप हमें नहीं देना होता। आ रही बात समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब अगर आपसे पूछेगा कि पाइथन डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्यों है, तो अब बता सकते हो आप, क्योंकि इसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले कोई डेटा टाइप नहीं देते हैं। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरिएबल का टाइप अपने आप चेंज होता है। तो ऐसे लैंग्वेज को हम लूजली टाइप लैंग्वेज बोलेंगे। क्लियर है? और पाइथन में जब हम कोड करना सीखेंगे तो लास्ट में हमें सेमीकोलन नहीं लगाना होता। C++ में लगाना मैंडेटरी होता था, अगर हम लगाना भूल जाते थे तो तुरंत सिंटैक्स एरर आ जाता था। पाइथन में वो भी आपको नहीं करना। आ रही बात समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। नोट डाउन कर लिया सबने? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि पाइथन को किसने डेवलप किया, फादर ऑफ पाइथन किसको बोला जाता है। जैसे सी लैंग्वेज को किसने बनाया था, याद है किसी को? डेनिस रिची। तो वैसे ही फादर ऑफ पाइथन डेनिस रिची को बोलते हैं सी के लिए। तो पाइथन को किसने डेवलप किया, ग्यूडो वॉन रोसम। तो फादर ऑफ पाइथन ग्यूडो वॉन रोसम को बोला जाता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि पाइथन मार्केट में सबसे पहले कब आया था और इस समय सबसे करंट वर्जन कौन सा चल रहा है। किसी को है आइडिया पाइथन का लेटेस्ट कौन सा वर्जन चल रहा है मार्केट में? और ये भी पूछा जाएगा आपसे कि पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन कैसे पड़ा। आ रही बात समझ में? तो आपको ये बताना है, नीदरलैंड के एक डेवलपर थे जिनका नाम था ग्यूडो वॉन रोसम। इन्हीं को फादर ऑफ पाइथन बोला जाता है। इन्होंने 1989 से 1991 के बीच में इन्होंने काम स्टार्ट किया था। आ रही बात समझ में?
गेट वन को दो। तो फादर ऑफ पाइथन लिख लेना, ग्यूडो वॉन रोसम को बोला जाता है। और इन्होंने इसका नाम पाइथन क्यों रखा? जिस समय ये पाइथन डेवलप कर रहे थे उस समय बीबीसी चैनल पे टीवी कॉमेडी शो आता था, और उस टीवी कॉमेडी शो का नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। और इसी टीवी कॉमेडी शो के नाम पे इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम क्या रखा? पाइथन रख दिया। तो ये बहुत ज्यादा फैन थे, इनको ये टीवी कॉमेडी शो देखना बहुत ज्यादा पसंद था। तो बेसिकली इसी टीवी कॉमेडी शो के नाम पे इस लैंग्वेज का नाम इन्होंने क्या रख दिया? पाइथन रख दिया। और जब से पाइथन आई है मार्केट में तब से ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी इसका लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो आगे जितने भी हम पाइथन पे सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो फादर ऑफ पाइथन क्लियर हो गया। पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों पड़ा ये क्लियर है। जहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि पाइथन का सबसे पहला वर्जन मार्केट में कब लॉन्च हुआ था। तो आपको बताना है कि ये 1994 में सबसे पहला वर्जन आया था, पाइथन 1.0। जावा से एक साल पहले जावा आई थी मार्केट में 1995 में। तो जावा से एक साल पहले पाइथन लॉन्च हो चुका था 1994 में। तो आपका पाइथन का पहला वर्जन और अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है दोनों पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है सबको? तो इसके इतने वर्जन्स लॉन्च हो चुके हैं, तो आप पहला वाला नोट कर लेना और लास्ट वाला नोट कर लेना। अभी इस समय करेंट 3.12.4 चल रहा है जो 6 जून को लॉन्च हुआ है। आ रही बात समझ में? तो आपको पहला वाला और जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो याद होना चाहिए, बीच वाला आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है? तो इसका मतलब पाइथन के अभी तक 3 वर्जन लॉन्च हो चुके हैं, 1, 2 और 3, और अभी 3 ही चल रहा है। अगर किसी ने 3.1 पे काम किया है और वो 3.12 पे काम करेगा तो ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं मिलेगा। मेजर चेंजेस आएगा तब जब पाइथन का 4 वर्जन आएगा। आ रही बात समझ में? तो इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, मेजर चेंजेस तब आएगा जब आपका पाइथन का 4 वर्जन आएगा। जैसे अगर आपने किसी ने बंदे ने अगर पाइथन 2 पे काम किया होगा तो वो डायरेक्ट 3 पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि 2 में और 3 में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। गेट वन को दो। तो हमें जो है लेटेस्ट वाले वर्जन पे काम करना सीखना है। तो जब हम पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखेंगे तो हम 3.12.4 वर्जन डाउनलोड करेंगे, क्योंकि अगर आपने लेटेस्ट वाले वर्जन पे काम कर लिया तो इसमें पुराना वर्जन सारा आ जाता है, प्लस नए जो फीचर्स हैं वो इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है? तो हम जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो लेटेस्ट 3.12.4 पे काम करेंगे, जो कब लॉन्च हुआ है? 6 जून को। तो आपको पहला वाला वर्जन और अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो याद होना चाहिए। इतना क्लियर है? तो पाइथन सबसे पहले मार्केट में 1994 में आई थी और इस समय लेटेस्ट आपका ये चल रहा है, ठीक है? कोई डाउट इसमें? अब ये लिखना नहीं है, बस एक बार पढ़ लो
स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको बताया था कि पाइथन एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप पाइथन का यूज करके इतने टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो। आ रही बात समझ में? और हर टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए आपको अलग अलग लाइब्रेरी मिलेगी, और जब तक उस लाइब्रेरी पे आप स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आप जो है उससे रिलेटेड ऐप नहीं बना सकते। अब जैसे आपको पाइथन सीखने में 2 मंथ लगेगा, तो मान लो आपने 2 मंथ्स में पाइथन सीख लिया, तो पाइथन सीखने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते। पाइथन बस बेस है। आ रही है बात समझ में? पाइथन सीखने के बाद आपको जिस भी एप्लीकेशंस को डेवलप करना है उससे रिलेटेड आपको लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। आ रही बात समझ में? तो सबके लिए आपको अलग अलग लाइब्रेरी मिलेगी। लाइब्रेरी का मतलब क्या? सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर आपको पहले इंस्टॉल करना होगा, और उस सॉफ्टवेयर में उस से रिलेटेड जो भी आप ऐप बनाओगे उससे रिलेटेड आपको बने बनाए फंक्शन, मेथड्स और क्लासेस मिलेंगे। आ रही बात समझ में? अगर आपको पाइथन का यूज करके वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आपको जेंगो सीखना होगा। तो जब तक आप पाइथन के साथ जेंगो नहीं सीखोगे तब तक आप वेबसाइट नहीं बना सकते। अगर आपको पाइथन का यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सीखना है तो टिक इंटर नाम का लाइब्रेरी आता है। तो जब तक आप टिक इंटर लाइब्रेरी पे आप स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बना सकते। आ रही बात समझ में? तो आगे मैं एक एक लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा कि किस किस लाइब्रेरी से आप कौन कौन सा एप्लीकेशंस बना सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको पाइथन के साथ साथ नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, इन सब लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। अगर आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए अलग लाइब्रेरी है। तो जब तक उन सब लाइब्रेरी पे आप स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक उससे रिलेटेड आप ऐप नहीं बना सकते। क्लियर है? तो पाइथन का यूज करके हम हर टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो पाइथन का यही प्लस पॉइंट है। आ रही बात समझ में? आपने पीएचपी सुना होगा, पीएचपी लैंग्वेज सुने? तो पीएचपी का ड्रॉबैक ये है कि उससे आप केवल वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो और कोई एप्लीकेशंस नहीं बना सकते। आई बात समझ में? पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि पाइथन का जो यूज है आजकल हर फील्ड में हो रहा है। आपने इथिकल हैकिंग सुना होगा। अगर आपको इथिकल हैकिंग में जाना है तो उसके लिए भी मस्ट है कि आपको पाइथन आना चाहिए। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है उसके लिए भी मस्ट है कि आपको पाइथन आनी चाहिए। आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सुना होगा। पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैनुअल हुआ करता था, अब आजकल ऑटोमेटेड टूल आ गए। तो पाइथन में आपको एक सेलेनियम नाम की लाइब्रेरी मिलेगी। सेलेनियम लाइब्रेरी का यूज करके आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हो। तो आजकल पाइथन में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी बहुत जॉब्स निकल रही है, तो उसके लिए मांगते हैं कि आपको पाइथन के साथ साथ सेलेनियम लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन आना चाहिए। आ रही बात सर में? तो पाइथन का आपका जो स्कोप है हर फील्ड में मिलेगा। ठीक है? तो ये मत समझना कि आपने केवल पाइथन सीख ली आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हो। कोई भी नहीं बना सकते, पाइथन तो बस बेस है। आ रही बात समझ में? तो पाइथन सीखने में आपको 2 मंथ्स लगेगा, और पाइथन सीखने के बाद फिर उसके बाद आपको सोचना है कि किस फील्ड में जाना है, और जिस फील्ड में आपको जाना है उससे रिलेटेड आपको लाइब्रेरी पे क्या करना होगा? स्पेशलाइजेशन करना होगा। आई बात समझ में? और अभी जो मैंने लाइब्रेरी बताई, नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, इन लाइब्रेरी के होने की वजह से ही कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा, बीए बीकॉम किया हुआ बंदा भी डेटा एनालिस्ट बन सकता है। क्योंकि इन सब लाइब्रेरी में हमें कोई कोड नहीं लिखना होता, कोड वो खुद कर रहा होता है। हमें बस उसके बने बनाए जो फंक्शंस हैं बस उनको कॉल करना होता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, नोट कर लो। इंटरव्यू में पूछ लिया
कि कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताओ जो पाइथन में बने हुए हैं। एक बार इसको नोट कर लो। तो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल हैं जिनकी पूरी कोडिंग पाइथन में है। नीचे दिखाई दे रहा है ना? कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब पता है किसी को? कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में आपका माउस काम नहीं करेगा, ओनली चॉइस होता है। अलग अलग आप कीबोर्ड में अलग अलग चॉइस देते हो और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। जैसे अगर आपने C++ में प्रोजेक्ट्स बनाया होगा तो उसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनको कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। GUI का फुल फॉर्म लिख लेना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन को GUI एप्लीकेशन बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप चाहते हो कि पाइथन का कोडिंग करके मैं खुद का कैलकुलेटर बना लूं, नोटपैड बना लूं, तो इस टाइप के एप्लीकेशंस को क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप एप्लीकेशन। हो गया यहाँ तक? तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एक ब्लेंडर नाम का सॉफ्टवेयर मिलेगा जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, 3D एनिमेशंस बनाने में होता है। ठीक है? आपने इंस्टाग्राम यूज किया होगा, तो इंस्टाग्राम की पूरी कोडिंग पाइथन में जेंगो पे है। आ रही बात समझ में? तो इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, इसकी पूरी कोडिंग किसमें है? पाइथन में। आपने टिक टैक टोई गेम खेला होगा, स्नैक गेम खेला होगा, तो ये सब पाइथन में बना हुआ है। आ रही बात समझ में? पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि इसका यूज करके आप हर टाइप के एप्लीकेशंस को बना सकते हो। कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक हो गया सबका? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, फीचर्स ऑफ पाइथन। फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के क्या क्या फीचर्स हैं एक बार ये नोट कर लो वन बाय वन। इन्हीं फीचर्स की वजह से
पाइथन आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो हेडिंग डाल लेना फीचर्स ऑफ पाइथन। GUI का फुल फॉर्म लिख लेना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ तक हो गया। तो पहला एडवांटेज ये है फीचर, इजी टू यूज। तो मैंने आपको बताया था अभी आपको सी लैंग्वेज सीखना होगा और पाइथन सीखना होगा। तो सी लैंग्वेज सीखने में आपको प्रॉब्लम आएगी, पाइथन के कंपेयर में सी लैंग्वेज टफ है। आ रही बात समझ में? तो पाइथन लैंग्वेज सीखना बहुत ही इजी है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि आजकल सीबीएसई बोर्ड ने 11th 12th के सिलेबस में डाल दिया है। तो आजकल 11th 12th के बच्चे पाइथन सीख रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो सी लैंग्वेज के कंपेयर में पाइथन लैंग्वेज लर्न करना बहुत ही इजी है। और इसका जो सिंटेक्स है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है, इसका जो सिंटेक्स है वो सी लैंग्वेज से बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब अभी मैंने बताया आपको कि आपका पाइथन में जब हम कोड करना सीखेंगे तो ये लाइन बाय लाइन कोड को क्या करेगा, कंपाइल करेगा। तो मान लो अगर हमने पाइथन में 10 लाइन का कोई प्रोग्राम बनाया, तो जैसे हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, और पहले लाइन में अगर उसको कोई सिंटेक्स एरर मिल गया तो वहीं पे वो स्टॉप कर जाएगा। और जब तक उस सिंटेक्स एरर को हम सही नहीं करेंगे तब तक आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसीलिए पाइथन को इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोड आपका लाइन बाय लाइन क्या होता है, कंपाइल होता है। क्लियर? आप क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब लिख लेना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ब्रैकेट में लिख लेना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि पाइथन के कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। जो कोड आप विंडोज पे चलाओगे सेम वही कोड आपका मैक पे, सेम वही कोड आपका लाइनक्स पे चल जाएगा। आ रही बात समझ में? कोड में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, बस रन करने का जो स्टेप्स होगा वो डिफरेंट होगा। सॉफ्टवेयर अलग अलग होंगे। विंडोज वाला सॉफ्टवेयर मैक पे तो चलेगा नहीं, तो सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग आते हैं, लेकिन कोड सब में क्या होगा, सेम होगा। तो ये प्लस पॉइंट है पाइथन का कि आप पाइथन के कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। ठीक है। फ्री, मैंने बताया कि पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री है, ओपन सोर्स है। और
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब मैंने अभी बताया कि पाइथन जो है सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करता है। तो इसमें आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के भी कोड कर सकते हो और फंक्शनल बेस्ड कोड भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारी आपको लाइब्रेरी मिलेगी और इन्हीं लाइब्रेरी के होने की वजह से पाइथन इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना। और जीयूआई प्रोग्रामिंग मैंने अभी बताया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो। और इंटीग्रेटेड लैंग्वेज का मतलब मैंने अभी बताया कि पाइथन जो लैंग्वेज है वो 3 लैंग्वेज को इंटीग्रेट करके बनाया गया है, सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। तो पाइथन लैंग्वेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। तो पाइथन जो लैंग्वेज है इन तीनों लैंग्वेज को कंबाइन करके इंटीग्रेट करके बनाया गया है। तो पाइथन में आपको सी, सी प्लस प्लस और जावा तीनों के फीचर्स मिलेंगे। कोई डाउट? तो फीचर्स क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इन्हीं फीचर्स के होने की वजह से पाइथन इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड में है। पाइथन में जब हम आगे कोड करना सीखेंगे तो आपको पाइथन में मेन आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन वाली जो टेक्निक है वो सीखना है। जो काम हम सी में, जावा में 10 लाइन का कोड लिख के करेंगे वो काम हम पाइथन में 1 लाइन में कर सकते हैं। तो पाइथन में आपको बहुत सारा कोड ऑप्टिमाइज करने की टेक्निक मिलेगी और वही इंडस्ट्री में यूज होता है। आप खुद सोचो, अगर आप 10 लाइन का कोड लिखोगे और वहीं पे आप 1 लाइन का कोड लिखोगे तो परफॉर्मेंस किसका फास्ट होगा? 1 लाइन वाले का। 1 लाइन के एग्जीक्यूट होने में टाइम कम लगेगा और प्रोग्रामर को कोड लिखना कम होगा। आई बात समझ में? तो आपको मेन पाइथन में कोड ऑप्टिमाइजेशन वाली जो टेक्निक है वो सीखना है। ठीक है, जितने कम से कम लाइन का कोड होगा और कम से कम वेरिएबल होगा वो प्रोग्राम बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो वो सारी टेक्निक मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम पाइथन में कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन लाइट वेट होने की वजह से सबसे ज्यादा आजकल डिमांड में है। ठीक है, अब ये नोट नहीं करना, बस पढ़ लो कौन कौन सी कंपनी पाइथन को यूज कर रही है। जितनी भी मोस्टली आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कंपनीज मिलेगी सबसे ज्यादा पाइथन को यूज कर रही है। आपने सिस्को कंपनी का नाम सुना होगा, नेटवर्किंग डिवाइस बनाती है, राउटर बनाती है, लैन बनाता है ना। तो सिस्को जो कंपनी है ना, सिस्को कंपनी जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस बनाती है उसमें जितने भी ड्राइवर के सॉफ्टवेयर बनते हैं उसकी पूरी कोडिंग पाइथन में बनती है। आ रही बात समझ में? यूट्यूब में आप वीडियो शेयर करते हो वहां पे भी पाइथन की स्क्रिप्टिंग चल रही है। तो हर जगह आपको पाइथन मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो लाइट वेट होने की वजह से आजकल पाइथन सबसे ज्यादा डिमांड में है। तो मोस्टली आपको हर कंपनी मिल जाएगी जो पाइथन यूज कर रही है। अभी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2024 तो सबसे टॉप में पाइथन आएगा। हमारी बात समझ में? जावा 8 या 9 पोजीशन पे आएगा। पहले 6-7 साल पहले जावा नंबर 1 पे हुआ करती थी। ठीक है, तो जब से पाइथन आई है मार्केट में तब से जावा डाउन हो गई। आ रही बात समझ में? अब आपको एक बार पहले समझ लो फिर लिखना। ये मैंने मेन लाइब्रेरीज लिखी है, ये लाइब्रेरीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको पाइथन का यूज करके लाइब्रेरी को ही मॉड्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पाइथन का यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सीखना है तो कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी होगी? टीक इंटर। आ रही बात समझ में? तो आपके सिलेबस में है टीक इंटर, हम लास्ट में पढ़ेंगे और इसका यूज करके हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। आ रही बात समझ में? कुछ ऐसे ऐसे हम एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे, जैसे ये कैलकुलेटर बना हुआ है तो टिक इंटर का यूज करके, अभी तो ये कोड समझ में नहीं आएगा आपको, जब हम टिक इंटर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये टिक इंटर का यूज करके कंप्लीट कैलकुलेटर बना हुआ है, प्रॉपर काम कर रहा है। तो
कुछ ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस बनाना बाद में हम सीखेंगे पाइथन में। छोटे छोटे गेम्स बना सकते हो पाइथन का यूज करके। जैसे आपने नोकिया मोबाइल में स्नैक वाला गेम आता था, खेला होगा। तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस पाइथन में बनाना बहुत इजी है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखना। बनी बनाई लाइब्रेरी के होने की वजह से आपको उतनी हार्ड लेवल वाली कोडिंग करनी नहीं। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको छोटे छोटे गेम्स बनाना हो, आपने टिक टैक टोई गेम खेला होगा। तो ये भी टिक इंटर पे बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे गेम्स बनाना बहुत आसान है। ये वाला गेम खेला होगा। ठीक है। और अभी मैंने बताया, इसमें गेम डेवलपमेंट के लिए पाइथन में पाई गेम नाम की लाइब्रेरी आती है। तो आपने कार रेसिंग गेम खेला होगा। ये जो गेम बना है कार रेसिंग का, पाई गेम लाइब्रेरी यूज की है इसमें। तो आजकल गेम्स बनाना पाइथन में बहुत ही इजी कर रखा है। इसमें साउंड साउंड भी डाला हुआ है। साउंड भी डाला हुआ है इसमें। ठीक है। तो ये सब जीयूआई बनाना बहुत आसान है, कोई हार्ड लेवल वाला कोड मैंने नहीं लिखा है। बने बनाए फंक्शन है, बस उसको कॉल करना है। तो ऐसे ऐसे गेम्स बनाना, ठीक है, बहुत ही आसान कर रखा है पाइथन। बस आपको क्या करना पड़ेगा, उस लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना हो। आ रही बात समझ में? तो आगे ये सब चीजें हम सीखेंगे। तो अगर आपको पाइथन का यूज करके, अगर आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो सॉकेट नाम का लाइब्रेरी यूज होगा। समझ लो पहले। अगर आपको पाइथन का यूज करके मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखनी है, तो कीवी नाम की लाइब्रेरी आती है। ठीक है। अगर आपको पाइथन का यूज करके अपना खुद का एक मीडिया प्लेयर बनाना है जिसमें मैं ऑडियो और वीडियो चला पाऊँ, तो उसके लिए डब्ल्यू एक्स पाइथन नाम की लाइब्रेरी आती है। अभी मैंने गेम दिखाया, पाई गेम। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, तो उसके लिए इन सब लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। नमपाई, साईपाई, पांडाज, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन। अगर आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, तो साइकिट लर्न, एनएलटीके, ओपन लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। अगर आपको डीप लर्निंग में जाना है, एआई में जाना है, तो टेंसर फ्लो या पाईटार्च में से कोई एक लाइब्रेरी सीखनी होगी। टेंसर फ्लो को गूगल ने डेवलप किया है और पाईटार्च को फेसबुक ने। आई बात समझ में? टेंसर फ्लो का लाइव एग्जांपल आपने ड्राइवरलेस कार सुना होगा। ठीक है। यहाँ पे जब आप ओला कार बुक करते हो तो ड्राइवर बैठा होता है। यूएस में जब आप ओला कार बुक करोगे तो कोई ड्राइवर नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? आपने इतना तो सुना ही होगा, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी मेट्रो ऐसी चल रही है जो बिना ड्राइवर के। मैजेंटा लाइन है, पिंक लाइन है, वहां पे जो मेट्रो चलती है तो उसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा होता। आ रही बात समझ में? तो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल है किसका, टेंसर फ्लो का। चैट बोट सुना होगा आपने, एलेक्सा का नाम सुना होगा, चैट जीपीटी सुना होगा। इन सब में आपको ये लाइब्रेरी मिलेगी, टेंसर फ्लो। नोट कर लो। तो ये सब मेन मेन लाइब्रेरीज है जिनका यूज करके आप अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हो। और इन्हीं सब लाइब्रेरी के होने के वजह से हमें पाइथन में कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं करनी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देव, आ रहा है समझ में?
कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। तो ये सब लाइब्रेरी का नाम है जो ऑलरेडी पाइथन में बनी बनाई होती है। इन सब का अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसको इंस्टॉल करना होता है। तो आगे हम वन बाय वन सीखेंगे, है ना। डेवलपर्स, पाइथन ग्रुप नाम की एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो एनजीओ है। उसमें अच्छे अच्छे डेवलपर्स उसके मेंबर हैं, ठीक है। और एनजीओ का काम होता है बस नाम कमाना, पैसा नहीं, ठीक है। सॉकेट प्रोग्रामिंग का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, उसमें एक सर्वर सिस्टम लगा हुआ है और उस सर्वर सिस्टम से मल्टीपल क्लाइंट सिस्टम लैन वायर के थ्रू कनेक्ट है और सर्वर सिस्टम पे प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा हुआ है और बाकी सब क्लाइंट सिस्टम पे डेवलपर टेस्टर डिजाइनर बैठे हैं। अब उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन बनाना है कि प्रोजेक्ट मैनेजर कोई भी मैसेज करे तो सारे क्लाइंट सिस्टम पे चला जाए और क्लाइंट सिस्टम पे जो डेवलपर टेस्टर बैठे हुए हैं उसका वो रिप्लाई करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास पहुंच जाए। तो इस तरह का अगर आप लोग को आपको एप्लीकेशन बनाना है तो क्या यूज करना होगा? सॉकेट। सर, हाँ जी। ये केरास का यूज किस लिए होता है? किराज आजकल, पहले अलग आता था लाइब्रेरी, अब टेंसर फ्लो के अंदर इनबिल्ट आ गया है। तो जब हम टेंसर फ्लो इंस्टॉल करेंगे ना तो उसके अंदर जो केरास जो लाइब्रेरी है वो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर डिजाइन करने के लिए होता है। तो पहले हमें अलग अलग करना पड़ता था, अब टेंसर फ्लो के अंदर ही आता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना। एनएलटीके का फुल फॉर्म लिख लेना, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। एनएलटीके बेसिकली चैट बोट बनाने में यूज होता है। आजकल देखा होगा मोस्टली हर वेबसाइट में चैट चैट बोट लगा होता है, जो भी आप क्वेश्चन देते हो उसका आंसर आता है। और ओपन सीबी का फुल फॉर्म लिख लेना, कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, TOOLKIT, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। एनएलटीके का मेन जो यूज होता है चैट बोट बनाने में, ठीक है। और ओपन सीबी का फुल फॉर्म लिख लेना, कंप्यूटर विजन। ओपन सीबी जो लाइब्रेरी है वो इमेज प्रोसेसिंग के लिए होता है। तो जिसका जिसका मशीन लर्निंग है उसको ओपन सीबी पढ़ना होगा। और इसमें कुछ ऐसे ऐसे हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। हम ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे कि जैसे उस एप्लीकेशन को रन करें आपका वेब कैम ऑन हो जाए और वेब कैम क्या करे, वन बाय वन सबका फेस रिकॉग्नाइज करे और एक्सेल शीट पे अटेंडेंस लग जाए। आ रही बात समझ में? या फिर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं आपका फेस रिकॉग्नाइज करके वो बताए कि आप मेल हो या फीमेल हो। आ रही बात समझ में? तो इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ओपन सीबी लाइब्रेरी यूज करनी होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? तो मेन मेन लाइब्रेरी आपको पता चल गया। तो जिस भी फील्ड में जाना है उस फील्ड से रिलेटेड आपको लाइब्रेरी पे क्या करना होगा, स्पेशलाइजेशन करना होगा, ठीक है। तो जिसका जिसका डेटा साइंस है उसको इन सब लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना है, इन सब पे, ठीक है। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया। अब अगर आपको पाइथन का यूज करके वेब डेवलपमेंट में जाना है
तो वेब डेवलपमेंट में जाने के लिए इनमें से कोई एक फ्रेमवर्क सीखना होगा, और जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर जेंगो चल रहा है। तो कुछ कंपनी जेंगो पे काम करती है, कुछ कंपनी फ्लास्क पे काम करती है। और जेंगो का लाइव एग्जांपल मैंने बताया, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम किस पे बना है? जेंगो पे। तो वेब फ्रेमवर्क का मतलब लिख लेना, ओनली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। इसका यूज करके ओनली आप वेबसाइट बना सकते हो, और इसका कोई काम नहीं है। तो अगर आपको पाइथन का यूज करके वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो इनमें से कोई एक वेब फ्रेमवर्क आपको सीखना होगा। आ रही बात समझ में? तो पाइथन ने हर टाइप के एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग लाइब्रेरी बना के दे दी। यहाँ तक हो गया सबका? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? अब आपको इतना पता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कोड लिखते हो, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोड लिखने के लिए अलग अलग एडिटर आता है। जैसे जावा के लिए नेटबिन्स आता था, इक्लिप्स आता है। सी++ के लिए टर्बो C++ के नाम से सॉफ्टवेयर आता था। तो वैसे ही जब आप पाइथन की कोडिंग करोगे, तो इसके लिए आपको अलग अलग एडिटर मिलेगा। ठीक है? तो आपको अलग अलग एडिटर पे पाइथन की कोडिंग आनी चाहिए। जैसे आपने जुपिटर नोटबुक सुना होगा, गूगल कोलैब सुना होगा, स्पाइडर, पाइचार्म, ऐसे ऐसे आपको एडिटर मिलेंगे। आ रही बात समझ में? और जितने भी प्रोफेशनल जो डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट हैं, वो सबसे ज्यादा काम गूगल कोलैब पे या जुपिटर नोटबुक पे करते हैं। ठीक है? और पाइथन का जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर आता है, उसको हम आइडल बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो आपको इतने अलग अलग एडिटर मिलेंगे। आप स्टार्टिंग के केवल 5 नोट कर लेना। तो हम जो है पाइथन की कोडिंग आइडल पे, पाईचार्म पे, स्पाइडर पे, जुपिटर नोटबुक पे और गूगल कोलैब पे सीखेंगे। इनको एडिटर बोलते हैं, या आईडीई बोला जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीई का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। तो स्टार्टिंग के केवल बस 5 लिखना, नीचे वाले उतने पॉपुलर नहीं है, यूज नहीं होते। VS कोड ओनली फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो इसमें पाईचार्म और स्पाइडर जो यूज होता है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, और जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब जो यूज होता है वो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, एआई के लिए। और ये नोट कर लेना, आइडल जो है पाइथन का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। बाकी सब ये सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी कंपोनेंट सॉफ्टवेयर है। मेन आपका पाइथन का सॉफ्टवेयर आइडल है। तो पहले हम आइडल पे काम करना सीखेंगे। जब आपको आइडल पे काम करना आ जाएगा, तो फिर हम पाईचार्म, स्पाइडर और इन सब पे सीखेंगे। सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर आता है, आपको अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा। तो पहले हम आइडल पे काम करना सीखेंगे। जब आपको आइडल पे काम करना आ जाएगा, तो फिर इन सब पे हम आगे सीखेंगे। कोड करना सब में सेम है, बस रन करने का जो वे है वो डिफरेंट होगा। कोई डाउट? अब आप लोग को पाइथन का बेसिक समझ में आ रहा है? अभी तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। अब आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम पाइथन में कोई भी कोड लिखते हैं और उसको जब हम रन करते हैं,
तो उसका एग्जीक्यूशन स्टेप्स कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो। आर्किटेक्चर ऑफ पीवीएम, और पीवीएम का फुल फॉर्म लिख लेना, पाइथन वर्चुअल मशीन। तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्किटेक्चर ऑफ पीवीएम। तो पाइथन में जब भी हम कोड लिखेंगे, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कोड लिखते हैं, तो उस कोड को रन करने के लिए हमें एक रन टाइम इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, जिसको वर्चुअल मशीन बोलते हैं। जावा में जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन। डॉटनेट में CLR होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो वैसे ही पाइथन में आपका पीवीएम होता है। ठीक है, तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि पाइथन का कोड कौन से इन्वायरमेंट में रन करता है, तो आप क्या बताओगे? पीवीएम। पीवीएम का मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन। अब इसके बारे में एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे काम करता है। यहाँ तक सब क्लियर है ना? एक बार ये नोट कर लो, इमेज भी बना लेना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे काम करता है। आर्किटेक्चर ऑफ पीवीएम, इसको नोट कर लो पूरा। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पाइथन का एग्जीक्यूशन स्टेप्स कैसे कैसे होता है। क्या हुआ? हो गया यहाँ तक? PYC का मतलब होता है पाइथन कंपाइल कोड। तो ये स्टेप्स अच्छे से समझना, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। बताऊं मैं? तो इसको अच्छे से समझ लेना कैसे कैसे काम करता है। तो ये सब चीजें जो है इंटरनली होती है, जो हमें दिखाई नहीं देगा। आ रही बात समझ में? हम तो पाइथन में कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे,
और जैसे हम रन करेंगे मिली सेकेंड के अंदर हमारा आउटपुट आ जाएगा। लेकिन पाइथन जब हम कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो सिस्टम में वो इंटरनली काम कैसे करता है देखें। तो आपने क्या किया, ध्यान से समझना इसको। मैंने क्या किया, सिस्टम में नोटपैड होता है, मैंने नोटपैड ओपन करके पाइथन का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया 5-6 लाइन का। क्लियर है। और इस फाइल को मैंने किसी नाम से सेव कर दिया। और जब भी आप इस फाइल को सेव करोगे एक्सटेंशन में आपको .py देना होगा। जब भी आप किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखते हो तो सबका अलग अलग एक्सटेंशन होता है। अगर आप सी में प्रोग्रामिंग करोगे तो एक्सटेंशन .c होता है, C++ में .cpp होता है, जावा में .java होता है। आई बात समझ में। इसी एक्सटेंशन से आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर डिस्टिंग्विश करता है कि आपने किस लैंग्वेज का कोड लिखा है। क्लियर। तो पाइथन में जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे एक्सटेंशन वो क्या लेगा, .py। और .py का मतलब क्या, पाइथन। इतना क्लियर है। अब ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है इस कोड को हम सोर्स कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और ये सोर्स कोड आपका हाई लेवल फॉर्म में होगा, हाई लेवल फॉर्म में होगा। और ये कोड को, सोर्स कोड को यूजर तो समझ सकता है, सिस्टम तो समझेगा नहीं, क्योंकि सिस्टम केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, बाइनरी फॉर्म में होता है मशीन लैंग्वेज। आ रही बात समझ में। अब जैसे ही इस कोड को आप रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो तुरंत ये जो कोड है पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कंपाइलर मिलेगा। पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या मिलेगा, कंपाइलर। तो ये सोर्स कोड कंपाइलर के पास जाएगा और कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे होल सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड। और ये बाइट कोड केवल सिस्टम समझ सकता है, यूजर उसको रीड नहीं कर सकता। तो जब कंपाइलर इस सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है तो वो एक नई फाइल बनाता है और उस फाइल का नाम रखेगा test.pyc। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .pyc। और pyc का फुल फॉर्म पाइथन कंपाइल कोड। और ये फाइल जब बनती है तो ये रैम पे बनती है, हार्ड डिस्क पे नहीं बनती। इसको आप देख नहीं सकते, कहाँ पे बनेगी, रैम पे। और ये फाइल रैम पे तब तक रहती है जब तक कि आप प्रोग्राम रन कर रहे हो। जैसे ही आपने प्रोग्राम बंद किया ऑटोमेटिकली ये रैम से फाइल ऑटोमेटिक क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि इस फाइल का हमें कोई काम है, अगर मैं इस फाइल को हार्ड डिस्क में अगर सेव करके रख भी लूँ, ठीक है, तो आप इस कोड को समझ नहीं सकते, क्योंकि बाइट कोड को केवल सिस्टम ही समझ सकता है, यूजर रीडेबल नहीं होता। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद जब बाइट कोड बन जाता है तो अब पाइथन के सॉफ्टवेयर के अंदर अभी मैंने बताया पीवीएम होता है। पीवीएम का मतलब क्या, पाइथन वर्चुअल मशीन। और इस पीवीएम के अंदर आपको इंटरप्रेटर मिलेगा। आ रही बात समझ में। और ये इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा और लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके इसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। आई बात समझ में। क्योंकि जब तक वो मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा तब तक सिस्टम समझेगा नहीं कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। आई बात समझ में। तो ये इंटरप्रेटर बाइट कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तब जाके आपका जो आउटपुट है वो आपका डिस्प्ले होता है। इतना क्लियर हुआ। इंटरप्रेटर के पास ये राइट नहीं होता
कि वो डायरेक्ट सोर्स कोड को रीड कर पाए। इंटरप्रेटर केवल बाइट कोड को ही रीड कर सकता है। तो ऐसा करने के लिए बीच में एक मीडिएटर बनाया गया कि कंपाइलर पहले क्या करेगा, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। आई बात समझ में? और इसी बाइट कोड को इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तब जाके सिस्टम जो है समझता है और उसके बाद आपका आउटपुट शो हो जाता है। नहीं, बाइट कोड और मशीन कोड में डिफरेंस है, देख लो क्या होता है। अभी इतना क्लियर हुआ? तो अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया कि बाइट कोड और मशीन कोड में क्या डिफरेंस है, दोनों कोड को सिस्टम रीड नहीं कर सकता, कौन रीड करेगा? मतलब यूजर रीड नहीं कर सकता है, केवल सिस्टम ही रीड करेगा। समझ गए? तो अब बाइट कोड और मशीन कोड में क्या डिफरेंस होता है एक बार पढ़ लो। ये मैं नोट्स शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, लिखना नहीं, डिफरेंस एक बार पढ़ लो। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि बाइट कोड में और मशीन कोड में क्या डिफरेंस है। तो बाइट कोड हो चाहे मशीन कोड हो, इसको यूजर रीड नहीं कर सकता, ओनली सिस्टम ही रीड करेगा। और बाइट कोड इंटरमीडिएट कोड होता है, सोर्स कोड और मशीन कोड के बीच का कोड। क्लियर? तो ये वाली लाइन देखो, लिखा हुआ है सीधे सीधे। क्लियर हुआ? तो आगे चल के जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको पीवाईसी फाइल सेव करके दिखाऊंगा। बाय डिफॉल्ट तो सेव नहीं होता, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि बाइट कोड होता कैसा है। ठीक है? तो जब मैं आपको सेव करके दिखाऊंगा तो उस कोड को आप रीड नहीं कर सकते। ठीक है? तो अब आपको बाइट कोड और मशीन कोड में डिफरेंस क्लियर हुआ? तो अब आप लोगों को पाइथन का एग्जीक्यूशन स्टेप्स क्लियर हुआ? एक बार इस इमेज को देख लो। अभी जो मैंने बताया यही चल रहा है, यही सारा स्टेप्स होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सोर्स कोड को कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और उसी बाइट कोड को इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और तब जाके आपका आउटपुट शो होता है। और ये काम इतना जल्दी होता है, इतना फास्ट होता है, मिली सेकेंड के अंदर, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। हम तो जैसे ही प्रोग्राम बनाएंगे और रन करेंगे सीधे हमारे आउटपुट शो हो जाएगा। तो ये सब सारा काम इंटरनली होता है जो हमें दिखाई नहीं देगा। क्लियर हुआ? तो आर्किटेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि पाइथन का जो है एग्जीक्यूशन स्टेप्स कैसे कैसे होता है। तो रियल में देखें तो पाइथन में आपको कंपाइलर भी मिलेगा और इंटरप्रेटर भी मिलेगा, दोनों का रोल होता है। आई बात समझ में? क्योंकि जब तक कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा तब तक इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं करेगा। आई बात समझ में? क्योंकि इंटरप्रेटर के पास ये राइट नहीं होता कि डायरेक्ट वो सोर्स कोड को रीड कर पाए, इंटरप्रेटर केवल बाइट कोड को ही रीड करता है। ठीक है? तो यहां तक सबको समझ में आ गया? तो अब आप लोगों को पाइथन में बेसिक में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, कुछ डाउट्स होगा तो कल पूछ लेना। अब कल मैं इसका क्लासरूम बना के आप लोगों को बता दूंगा कैसे ऐड होना है। तो ये रिकॉर्डिंग जो है मैं अपलोड कर दूंगा और सारे नोट्स इसमें शेयर करूंगा और मैं एक पाइथन का पीडीएफ शेयर करूंगा, उसको भी आप लोग साथ साथ डाउनलोड कर लेना। आ रही बात समझ में?